और सर तभी मैंने भी बताया गया था कि मेरे लड़कों ने सब तभी बोला था कि हाँ हम लोग को बताया था ऐसा विशाल ने कि आपका आप ये चैनल देखना। पर हम लोग तो क्या, वो बच्चे लोग तो इंडिया टुडे तो वो क्या इंग्लिश चैनल है ना सर, तो वो। विशाल ने, आप तेजल जी आप कह रही हो विशाल ने आपको बच्चों को कहा था कि आप इंडिया टुडे देखिए? हाँ सर। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। बात करेंगे टीआरपी के ऊपर, जो अभी एक नौटंकी चल रही है। एक तरह से नौटंकी इसलिए क्योंकि इसमें जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सक्रियता दिखाई है और उसके बाद जिस तरह से इंडिया टुडे इसमें कूदा है, फिर टाइम्स नाउ भी मज़े ले रहा है, इन सब चीज़ों को देखते और एक्चुअल में बीएआरसी जो रेटिंग एजेंसी है, जो हर सप्ताह आपको बताती है कि किस एज ग्रुप का कौन आदमी, मतलब कितने % लोग किस चैनल को देखना है, ये होता है। टीआरपी बेसिकली टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है, जिसके आधार पे कई तरह के फैसले लिए जाते हैं। और फैसले होते हैं, ख़ास करके एडवर्टाइजर्स लेते हैं कि इस चैनल के इस प्रोग्राम को इस समय पे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, तो हम जो पैसा लगा रहे हैं, तो अगर मेरा ऐड या विज्ञापन उस पर आएगा तो वो कहाँ तक जाएगा, ये सारी बातें मतलब वो कैलकुलेट करते हैं। जिसका प्रतिशत ज़्यादा होता है उसके पास ऑब्वियस सी बात है उस टीवी चैनल के पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसको एड्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी सब एंगल को लेते हुए लगभग 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम बताते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है परमवीर सिंह, वो जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कि भाई रिपब्लिक टीवी जो है स्कैम कर रहा है। और स्कैम में क्या बताया गया कि 500-500 रुपये दे के और अनपढ़ लोगों के घरों में, उनका यही कहना था कि ऐसे ऐसे स्लम्स में जहाँ पे मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं, जो इंग्लिश नहीं जानता है बेसिकली, तो वो लोग भी जो है रिपब्लिक देख रहे हैं, ऐसा क्लेम किया गया। उसके बाद फिर जो नोट है और जो एक्चुअल एफआईआर दर्ज हुई है 6 अक्टूबर को, उसको आप पढ़ेंगे। और जब फिर पुलिस कमिश्नर जो है 6, 7 और 8 मतलब 3 दिनों में पुलिस कमिश्नर के पास इतना इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं दुनिया को कि भाई भारत में जो है टीआरपी के नाम पे जो है स्कैम हो रहा है और फला फला चैनल्स में है, और फला फला में उन्होंने रिपब्लिक का नाम लिया। अब बात यह है कि अगर पुलिस कमिश्नर नाम ले रहा है रिपब्लिक का, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या जो है मेन इस बात पे आती है कि इंडिया टुडे का नाम उस एफआईआर में लिखा हुआ है, और भी चैनल का नाम है, एक मराठी चैनल है उसका भी नाम है। तो इंडिया टुडे का नाम जो है पुलिस कमिश्नर नहीं लेते हैं। और इंडिया टुडे क्या करता है, शायद इस बात से अनभिज्ञ होगा, क्योंकि उसने पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही अदालत समझ लिया और उन्होंने जो बोला मतलब आरोप को ही अपराध साबित होना समझ लिया। और उसके बाद जो है वो चला के लगभग 1 घंटे राहुल कमल नाचता है इस पर, उसके बाद राजदीप सरदेसाई भी गर्थइयो नाच इस पर करते हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई जब गर्थइयो नाच करते रहते हैं, तभी वो ज्वाइंट कमिश्नर से एक बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि तब तक ये बात सामने आ चुकी थी कि एफआईआर में एक्चुअली नाम जो है वो इंडिया टुडे का है, और रिपब्लिक टीवी अपने पे चला रहा था कि इंडिया टुडे का नाम एफआईआर में है। अब जब पुलिस कमिश्नर से, जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर थे, उनसे बात होने लगी, तो उन्होंने चैनल पे, ये ऑन एयर में बातें बता रहा हूँ कि ये टीवी पे ये सब चल रहा था लाइव, और तभी ये लोग क्लेम कर रहे थे कि फला टीवी ने इस तरह से दर्शकों को ठगा है, पूरा जो माहौल बनाने की कोशिश होती है। सब चीज़ हुआ और वहाँ पे उसने बोल दिया कि हाँ एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम है। और तब जो है राजदीप का मुंह जो है देखने लायक था। खैर राजदीप का मुंह तो कभी भी देखने लायक उस तरह से हमेशा ही होता है जब भी, क्योंकि इंडिया टुडे ने अपना मजाक जो है पिछले कुछ समय में इतना ज़्यादा उड़वाया है, चाहे मतलब अलग अलग बातों के कारण। हाल ही में उनकी एक रिपोर्टर जो है जेएनयू में एक छात्र नेता को जो है कोचिंग देते हुए पकड़ी गई थी। उसके बाद अभी जो है हाथरस वाले में वो जो है गिड़गिड़ा रही है, अपने आप को उसका बहन बताते हुए। सेम रिपोर्टर जो है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे लिए एक काम कर दे भाई संदीप प्लीज़ यार, 5 मिनट का वीडियो बना के दे दे। तो ये सारी बातें होने लगी। मैं इस बात पे थोड़ा और आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा एक मिला जुला, एक तरह के बहुत अच्छे समन्वय के साथ जो एक एफर्ट लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उन आवाज़ों को दबाने की किसी भी तरीके से, ये नया है।
मतलब नया इसमें ये है कि इन्होंने अब की बार स्टेट मशीनरी को यूज किया। ये जो वामी कामी इस्लामिक कट्टरपंथी और रेडिकल्स के और आतंकियों के जो सिंपैथाइजर्स होते हैं, उनके हिमायती होते हैं, उनके द्वारा जब इस तरह की चीज़ की जाती थी, ये अलग तरीके से होती थी कि ये कंपनियों को लिखते थे कि आप जो है उसके ऊपर प्रचार जो है अपना मत कीजिए, विज्ञापन मत डालिए, क्योंकि वो लोग हेट फैलाते हैं। जबकि इस गिरोह से ज़्यादा हेटफुल या घृणास्पद कंटेंट, चाहे वो मतलब अपने अलग अलग पोर्टल्स के जरिए हो या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपातकाल वाला और फांसीवादी घोषित कर देना, हर तरह की बातें जो होती है उस तरह की मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो इसी सिलसिले में ऑप इंडिया के ऊपर भी मई 2020 से डायरेक्ट अटेम्प्ट हुए थे उसके रेवेन्यू को गिराने के लिए, उस पर भी मैं आगे बात करूँगा। पहले बात करते हैं कि मुंबई पुलिस ने जो किया वो क्यों किया, इतनी सजगता कैसे आ गई कि 6 तारीख को इन्होंने तुरंत एफआईआर भी दर्ज कर ली। और ये वही पुलिस है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगभग 50-60 दिन तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। मतलब कोर्ट को बोलना पड़ा कि भाई हाँ कर लो, एफआईआर दर्ज करो, या फिर सीबीआई जो है टेक ओवर करेगी इस मैटर को, क्योंकि इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप सोचिए कि 6 तारीख को एफआईआर आती है, 7 तक जो है मतलब एक दिन के अंदर बार्क जो है BARC जो रेटिंग प्रोवाइड करती है उसको नोटिस भेजते हैं, मुंबई पुलिस जो है भेजती है कि आप रिपब्लिक टीवी का हमें जो है पूरा दीजिए कि उसका रेटिंग क्या है, उसके आंकड़े क्या है, डेटा हमें प्रोवाइड किया जाए। अब सोचिए कि नाम इंडिया टुडे का भी था, उसका नहीं मंगवाया गया, रिपब्लिक का मंगवाया गया। और 8 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात जो है बता दी पूरी। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी दुनिया में जाएगी, और सारे लोग जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही, मतलब नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है समाज में, उस पर बोलना आवश्यक होता है। जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को लगा होगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, तो इस पे जो है बातचीत होनी चाहिए। और उन्होंने फिर एक चैनल के ऊपर जो है डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की, इंडिया टुडे के ऊपर उन्होंने, उसका तो नाम भी नहीं लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मतलब हम नहीं जानते कि उन्होंने BARC से उसका डेटा भी मंगवाया था कि नहीं मंगवाया था, तो उसका फिर नाम क्यों नहीं लिया गया। उसके बाद एक और गेम होता है इसमें कि एक लड़की आती है इसमें, जिसके रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से मैं सुनाऊंगा आपको। वो बोलती है कि उसके बेटे को इंडिया टुडे वाले जो है आते हैं और बोलते हैं कि तुम ये चैनल चलाओगे तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। हेलो। हाँ हाँ तेजल जी बोलिए। हाँ सर, वो सर आप अभी बता रहे थे ना, जब भी मेरे घर पे वो भी कुछ सर आए थे पहले, ये जो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं ना, जो भी वो क्वेश्चन अभी मेरे घर पे भी पूछा गया था। और सर तभी मैंने भी बताया गया था कि मेरे लड़कों ने सब तभी बोला था कि हाँ हम लोग को बताया था ऐसा विशाल ने कि आप ये चैनल देखना। पर हम लोग तो क्या, वो बच्चे लोग तो इंडिया टुडे तो वो क्या इंग्लिश चैनल है ना सर, तो वो विशाल ने, आप तेजल जी आप कह रही हो विशाल ने आपको बच्चों को कहा था कि आप इंडिया टुडे देखिए। हाँ सर। ये सारी बातें एक उस कॉलर ने क्लेम की जिसको ये लोग अपना मतलब एक तरह जिसकी बात को आधार बना के इंडिया टुडे भी चल रहा था, वही बोलती है कि नहीं नहीं इंडिया टुडे नहीं हमें पैसे दिए, रिपब्लिक जो है पैसे नहीं दे रहा था। ये सारी बातें आती हैं। तब जो है मज़े लेने के लिए टाइम्स नाउ कूदता है, क्योंकि रिपब्लिक का जब भी डेटा आता है BARC वाला रेटिंग पॉइंट्स आते हैं, तब वो जो है नाम ले लेके जो है कोसता है इन लोगों को कि तुम लोग हो कहाँ इस रेस में। तो उन्हें आज जो है मौका मिला, और मौका इसी तरह से मिलता है इन चैनलों को, क्योंकि एक्चुअल में शायद ये लोग जो है बीट नहीं कर सकते हैं रिपब्लिक के डेटा को। तो वही 2 घंटे का 3 घंटे का जो है वो शो चला के कि जब तक सत्य बाहर आए उससे पहले ही है जो मतलब जो भी कहना है कह लो, बात को आगे बढ़ा लो और अपना एजेंडा जो है उसमें ढकेल दो। अब जो है उसी तरह शिवसेना का एक नेता है, वो जो है बड़बोलेपन में बेचारा बोलते बोलते गया हाँ हाँ ठीक है क्यों नहीं मुंबई पुलिस करेगी। वो लोग महाराष्ट्र के बारे में वो उल्टी सीधी फेक न्यूज़ फैला रहे थे। अब आप बताइए कि अगर महाराष्ट्र के बारे में कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है तो उस पर महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए केस। उसमें TRP वाली बात कहाँ से आ जाती है। TRP तो एकदम इंडिपेंडेंट ऑफ दीज थिंग्स
इसे तो कोई लेना देना नहीं है टीआरपी का, वो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है उसका। फेक न्यूज़ से क्या मतलब है? फेक न्यूज़ फैला रहा है तो केस करो, क्या मानहानि का केस करो, दावा करो। जैसे कि अर्नब ने जो है वो उसने पुलिस कमिश्नर के ऊपर बोला है कि वो क्रिमिनल ये प्रोसीडिंग्स चलाएंगे इनके ऊपर, उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल किया जाएगा कि हमारे चैनल के, हमारे संस्थान के और मेरे ऊपर जो ये आरोप लगाए गए वो झूठे, बेबुनियाद और मोटिवेटेड है वो उसके पीछे। अब सवाल उठता है कि रिपब्लिक को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको मतलब जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। मई जून के लगभग में एक इस्लामी संगठन है स्टॉप फंडिंग हेट करके, वो यूके से चलता है, लंदन से बेसिकली शायद। तो इन लोगों का गिरोह क्या करता है कि ये लोग टारगेट करते हैं कि जो भी उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, अलग है उनसे, तो उनके चैनल पे या पोर्टल पे जो भी एड्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को, उन कंपनियों को, उसके सीईओज को ये लोग कैंपेन चलाते हैं और अपने इनके जो फॉलोअर्स हैं उन सब से ट्विटर या सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से उनको लिख कर भेजते हैं कि अरे आपको पता नहीं है कि रिपब्लिक तो हेट स्पीच दे रहा है, वो तो घृणा फैला रहा है, इस तरह की बातें लिखते हैं। आपको पता नहीं है ऑप इंडिया तो इस तरह के आर्टिकल लिख रहा है और उस पर आपके ऐड आ रहे हैं, क्या आप ऐसे साइट को सपोर्ट करते हैं? इस तरह की बातें करके और उन ब्रांड्स की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। और इसमें बहुत बड़ा जो है एक जाल फैला हुआ है इनका, ये वामी कामी इस्लामी गैंग जो है इन लोगों का। ये कट्टरपंथी जो है ये दूसरे तरह की विचारधारा का सम्मान नहीं करते, उनके लिए इनके पास स्पेस ही नहीं है। इनको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। तो क्या हुआ कि इन्होंने अटेम्प्ट वही किया था। रेनो एक कंपनी है फ्रांस की जो कार बनाती है, उसका ऐड आता था और उस पर जो है न्यूज़ लॉन्ड्री जो है उसने कैंपेन चालू किया, फिर स्टॉप फंडिंग हेट भी उसमें आ जाता है और ये लोग रेनो के सीईओ को लिखते हैं कि आप जो है ये तो एकदम हेटरेट फैला रहे हैं और आप उसके प्रोग्राम को स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं। हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद रेनो ने हटा लिया अपना ऐड देना, और रेनो ने इस कारण नहीं हटाया कि न्यूज़ लॉन्ड्री ने कैंपेन किया था, नहीं, उनका अपना शायद टर्म जो है ख़त्म हो गया था जितने दिन का होना चाहिए, या कोई और रीज़न था। ये रीज़न बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने इस कैंपेन के कारण जो है वहाँ से ऐड हटाया, क्योंकि वो लोग हटे और रेनो की ही 40% भागीदारी वाली निसान है एक कंपनी जापान की, तो उसका ऐड जो है उसी चैनल पे आने लगा। तो ये बहुत कुछ बताता है कि जब ये लोग लगे हुए थे और हर तरह के अटेम्प्ट करके रिपब्लिक को ये लोग साइलेंट नहीं कर पाए। जो न्यूज़ लॉन्ड्री जो है ऑप इंडिया को बोलता रहता है कि रवीश से ऑब्सेस्ड है, लिखता है फलाना निमका, वो न्यूज़ लॉन्ड्री शायद ही उसके मतलब पोर्टल पे ऑब्वियसली उसका बहुत 2-4-10 लोग जो है पढ़ते हैं, फिर भी उस पर एक भी दिन शायद ही ऐसा जाता हो कि वो अर्नब गोस्वामी के ऊपर नहीं लिखता। हर प्रोग्राम को टारगेट करना और इस तरह की बातें करना और एक ही रेपिटेटिव बात जो है हर बार लिखना। तो इनके अटेम्प्ट्स के बाद भी जब उसका रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ा और इनफैक्ट उसके डेटा में टीआरपी डेटा जो है, जिसको राजदीप कहता है कि टेलीविजन रिस्पेक्ट पॉइंट कहाँ से लाओगे, टीआरपी तो ले आओगे। अब राजदीप और रिस्पेक्ट की बातें करता है तो दोनों जो है विरोधाभासी वक्तव्य है। खैर, तो रिपब्लिक उसके बाद आगे ही बढ़ा है, उसकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा ही हुई है, उस पर एड्स भी ज़्यादा ही आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब उसका भट्टा बैठ गया जो ये लोग करना चाह रहे थे। फिर क्या होता है कि ये सब जब इनके बाकी के हथकंडे जो इन्होंने आजमाए हुए थे वो जब फेल कर गया, तब इन्होंने मुंबई पुलिस का जो है सहारा लिया। तो मुंबई पुलिस का सहारा लेना, क्योंकि अभी एक फेवरेबल गवर्नमेंट है, उनके हिसाब की गवर्नमेंट है, उनको ऐसा लगता है, और मुंबई पुलिस की छिछलादर जो है लगातार हुई है, ये चाहे रिया चक्रवर्ती वाला मसला हो या फिर सुशांत वाला केस हो, ये सब में हुआ है। और आपको और हमको सबको पता है कि बॉलीवुड का नेक्सस और ड्रग का नेक्सस ये किस तरह से काम करता है और ये सारी चीज़ें मुंबई में कंसंट्रेटेड है। तब जो है इन्होंने इस तरह से यूज किया कि इसकी जो व्यूअरशिप है उसी को डिस्क्रेडिट कर दें। अब बात है कि तुम
व्यूअरशिप को ठीक है, तुम डिस्क्रेडिट कर दो कि टीआरपी जो है गलत है। टीआरपी नापा कैसे जाता है? कुछ घरों में एक कंपनी जो है जिसको टेंडर मिलता है वो एक मीटर लगाती है, और ये सारे घरों में नहीं होता है। तो जैसे सर्वे लिया जाता है तो सैम्पलिंग होती है, उस तरह की चीज़ होती है कि आपके घरों में मीटर लगा हुआ है और उन घरों में जो प्रोग्राम देखे जाएंगे उसके आधार पे जो है ब्रॉडली एक डेटा रिलीज किया जाता है। उसी में फिर डेटा अलग अलग तरह का आता है, जिसमें आप टॉर्चर करेंगे तो आपका चैनल जो है कहीं ना कहीं नंबर 1 आ ही जाएगा। जैसे कि इंडिया टुडे क्लेम करता है कि 22 साल से बड़े मेल व्यूअर्स जो महानगरों में रहते हैं वो इतने से इतने बजे का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा इंडिया टुडे का देखते हैं। इस तरह का भी डेटा आता है। ग्रामीण क्षेत्र में कितना देखा जा रहा है, प्राइम टाइम शो कितना देखा जा रहा है, दोपहर में कितना, आप जिस तरह का डेटा चाहेंगे आपको मिल जाएगा। तो मूलतः अब क्या है कि इन सब के बावजूद न तो रिपब्लिक का कुछ बिगड़ा, लेकिन इन लोगों का मुंबई पुलिस ने मतलब जो अटेम्प्ट किया था वो खुद ही उनकी बातों में इतनी ज़्यादा मतलब विरोधाभास है कि पहले ये क्लेम कर रहे हैं इंडिया टुडे का नाम है, इंडिया टुडे का नाम एफआईआर में है, लेकिन ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेने को तैयार नहीं है। विटनेस जो आके बोल रही है कि 500-500 रुपया जो है हमें, जिन जिन घरों में मीटर लगा हुआ था उन्हीं घरों में बताया गया कि इंडिया टुडे वाले जो है पैसा दे के कहते हैं कि तुम जो है 2-3 घंटा ये ज़रूर देखा करो ये चैनल इस खास समय पे। इस तरह की बातें हुई। अब जो बात है कि ऑप इंडिया वाला इशू इससे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ क्या हुआ कि मई 2020 में ही एक हलाल के ऊपर जो है आर्टिकल लिखा हमारी इंग्लिश के एडिटर ने, और उसमें था कि भाई हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो है क्या, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए वो आर्टिकल था। अब उस पर क्या हुआ कि इन लोगों ने फिर से कैंपेन चलाया स्टॉप फंडिंग हेट और फलाना ढिमका वाला, और उस कैंपेन में पता चला कि ये लोग जो है जाके पहले टारगेट किया इंडिविजुअल एडवर्टाइजर्स को, तो उनमें से कुछ ने बैकआउट किया, कुछ ने कहा कि हाँ हम भाई नहीं देंगे, ऑप इंडिया को ऐड नहीं देंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग बड़ी कंपनियों को टारगेट करने लगे, गूगल को लिखना शुरू किया, और अंततः हुआ ये कि गूगल ने कुछ समय के लिए हमसे एड जो वहाँ से हटा दिया, और रीजन इतने फ्लिमजी दिए जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वही कि हम जो है हेट स्पीच को सपोर्ट नहीं करते। और हेट स्पीच इनके हिसाब से क्या था, ऐसे 2-3 लेख का एग्जाम्पल दिया। एक तो हलाल वाला लेख था, हलाल वाले में है कि प्रोसेस हम एक्सप्लेन करें कि हलाल होता क्या है, ये इकोनॉमी क्या है, और क्यों आप जब हलाल प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो उसका पैसा कहाँ जाता है और किस तरह से मिस यूटिलाइज होता है अलग अलग जगहों पे जाके। और दोज थिंग्स माइट नॉट बी प्रेटी, जो पैसा अलग जगहों पे लगता है वो हो सकता है आतंकवाद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा। हमसे ही ऑप इंडिया से ही एक बात की थी जो झटका सर्टिफिकेट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनके साथ, तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि आप अपनी मौत का सामान खुद खरीद रहे हैं अगर आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लेते हैं। खैर, दूसरा एक आर्टिकल इन्होंने जो दिया था उसमें क्या था कि एक मुस्लिम मॉब ने कुछ किया था, उसके बारे में वो आर्टिकल था। अब नॉर्मल सी बात है कि क्राइम की रिपोर्ट है तो उसको कैसे रिपोर्ट करोगे, ओपिनियन नहीं था, सिर्फ रिपोर्टिंग की गई थी, उसको बोला कि आपने मुस्लिम मॉब कैसे लिख दिया। अब जो मॉब है वही लिखेगा आदमी। तो इस तरह के और बहुत ही ब्रॉड ये लोग परिभाषा लगा के रखते हैं कि नहीं ये तो हेट स्पीच है। बात यह है कि हेट स्पीच के लिए तो इंडिया में खुद लॉ है। आप अगर इस तरह की चीजें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहेंगे तो उसके लिए लॉ है, उसके लिए आपके ऊपर एफआईआर होगी, आप जेल जा सकते हैं। तो फिर ये टेक कंपनीज कौन होती हैं रूल बनाने वाली, डिक्टेट करने वाली कि नहीं हमारा ये रूल है? क्या ये एक पैरेलल गवर्नेंस का सिस्टम है? क्या गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे जितनी चीजें आती हैं उस सबकी जिम्मेदारी लेगी? यूट्यूब पे जिस तरह के वीडियोज आते हैं उस पर तो हर तरह के विचित्र विचित्र वीडियो आते हैं, जाके देखे किस तरह का प्रोपेगेंडा चलता है। तो क्या गूगल ये इंश्योर करेगा कि उसके चैनल पे इस तरह की, मतलब उसके किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम जहां उसको पैसा दे रहे हैं तो उसको यूज करने दे रहा, हमसे जब पैसा ले रहा है तो वो जो है जैसे होता है ना ऑफिस के लिए जी सूट एप्लीकेशन होता है, इस तरह की चीजें हैं, या फिर आपने जीमेल यूज कर रहे हैं तो आप जो स्टोरेज उनसे खरीदते हैं
तो वो पैसा आप देते रहो तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन वो ऐड जो है आपके साइट पे नहीं डालेंगे। क्यों भाई? कि आपने 3 आर्टिकल जो है हमारे हिसाब से वो जो है हेट स्पीच में जाता है और वो गलत है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सिंगल आउट कर रहा है। अरे जब मुस्लिम मॉब किसी को लिंच करेगी और हम उसके बारे में लिख रहे हैं, वहाँ क्या लिखते? मुस्लिम मॉब ना लिखें, आखिर लिखें क्या? फिर उस मॉब की आइडेंटिफिकेशन हम क्या दें? जबकि अल जजीरा पे या बाकी जगहों पे तो हिंदू मॉब और हिंदू मॉब लिंचिंग, अपर कास्ट हिंदू मैन, इस तरह के शब्द यूज होते, वो भी तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सिंगल आउट कर रहा है, उस पे तो कोई कुछ नहीं बोलता। ये जो है एक लड़ाई जो है हमारी ऑप इंडिया की है गूगल से। इसी तरह फेसबुक ने हमारे साथ किया था कि हमने कौशाम्बी रेप के बारे में लिखा, 15 साल की बच्ची थी, और सेम न्यूज बाकी पोर्टल भी चला रहे हैं, लेकिन ऑप इंडिया को टारगेट किया गया था। आप जय श्री राम लिख दो तो आपको ब्लॉक कर देंगे, आप सुअर लिख दो तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए। इस तरह की चीज़ें, और ये आर्बिट्ररी तरीके से होता है। इसमें बस वही एक लाइन बोल देंगे। और कोविड के टाइम में तो और विचित्र बातें हुई। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो एक वीडियो डाला था मैंने, और वो सटायर था कि मुगल ही जो है सरस्वती नदी को और गंगा को रेगिस्तानों से खींच कर लाए थे इंडिया में, और उसको किसी ने रिपोर्ट कर दिया। आप कहते थक जाएंगे कि नहीं भाई ये नहीं है, ये सटायर है, उसमें लिखा हुआ बोल्ड अक्षरों में। वो बोल रहे हैं कि नहीं, कोविड के कारण हमारे पास कोई ह्यूमन जो है रिव्यूअर नहीं है, तो आपको तो हम तो भाई इतने दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। इस तरह के घपले हो रहे हैं, जबकि तुम मेरे परमिशन के बिना डेटा चुरा रहे हो मेरे फ़ोन से। आप अपने फ़ोन के उसमें जाइए और जाके देखिए कि ये ऐप जो है बाकी ऐप से डेटा शेयर करता रहता है, वो आपसे पूछता भी नहीं है, आपको बताता भी नहीं है कि ये हो रहा है। आप जब सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में जाके देखेंगे तब आपको मिलेगा ये तो 50-60 ऐप के साथ जो है मेरा डेटा शेयर कर रहा है। उसको आप ऑफ कीजिएगा, दोबारा शायद इंस्टॉल कीजिएगा, दोबारा जो है या अपडेट होगा तो फिर से वो ऑन हो जाता है। ये फ्री में कुछ नहीं देते, आपका डेटा ले रहे हैं, बिक रहा है, उसके बाद जो है एड्स आपके ऊपर आते हैं। तो फिर हम एक तरह से पे कर रहे हैं, हम उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, बट हम अपना डेटा और प्राइवेसी उनके हाथों बेच रहे हैं एक तरह से, या रेंट कर रहे हैं हर दिन, हर वीक, हर महीने। और उसके एवज में मतलब हम ही तो तुम्हारे पैसा के जनरेशन का मैं ही मूल कारण हूँ, और मुझे ही तुम फर्जी कारणों के बेसिस पे जो है ब्लॉक कर रहे हो या बैन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है, वो अलग है तुमसे, और तुम्हारे जितने ये जो पुरोधा है, तुम्हारे वामपंथी लंपट ये सब गैंग जो है, जिहादियों का गैंग जो है, उसके हिसाब से हमारी विचारधारा नहीं चल रही है। तो ये अर्नब पे जो इस तरह का अटैक हुआ या रिपब्लिक पे हुआ है, ये उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। इनका योजनाबद्ध तरीका जो है कि हाँ ये स्टेप लेते हैं, पहले इनको बदनाम करने की कोशिश करो, नहीं चला क्योंकि ज़्यादा लोग उसी को देख रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं। उसके बाद उनके एडवर्टाइजर्स को कंप्लेन करो कि तुम जो है बताओ हेट स्पीच फैला रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हो क्या। इस तरह से नहीं चला तो फिर इनको दिखा कि अच्छा यहाँ तो फेवरेबल गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट के इनएक्शन के ऊपर जो है प्रोग्राम भी ये लोग 3 महीने से कर रहे हैं, तो क्यों ना इसी का सहारा लिया जाए। तब जो है पुलिस आती है टीआरपी जांचने के लिए, और टीआरपी छोड़ो, टीआरपी स्कैम हो रहा है। सीधी सी बात है कि यूट्यूब चैनल पे, इन सारे चैनलों का जाके देख लो कि इनके यूट्यूब चैनल पे लाइव कितने लोग रहते हैं किसी एक खास टाइम में, तो उससे भी पता चल जाएगा फेयरली कि कितने लोग एक्चुअल में। अब टीआरपी का तो ये है ना कि स्पेसिफिक कुछ घरों में लगा हुआ होता है वो मीटर, यहाँ पे तो है कि जितने लोग लाइव एक टाइम में देख रहे होंगे उसको यूट्यूब पे, उन सब का दिख जाएगा। जनता तो उतनी है जिसको यूट्यूब का एक्सेस है, उसमें अब देख लो कौन सा आदमी क्या देखता है। और हमारे पास तो डेटा है, उसमें दिख रहा है कि एक को 44,000 देख रहा है रिपब्लिक को, आज तक को 24,000 देख रहे हैं, कोई 4,000 वाले हैं, कोई 2,000 वाले हैं, इस तरह के भी चैनल हैं। तो इन सब बातों को एनालाइज करते हुए हमें ये समझना होगा कि ये कोई अचानक से लिया हुआ उठाया हुआ कदम नहीं है, ये
कई तरह के ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसी की ये अगली कड़ी है, अगला स्टेप है, जिसके बेसिस पे ये लोग इंटिमिडेट करना चाहते हैं कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं, हम तुमको 14 घंटे जो है बिठा के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने सोनिया और को एंटोनियो माइनो बोला और उसमें कुछ नहीं था। 200 FIR। इसी पे अभी एक चुटकुला भी चल रहा था ट्विटर पे कि लोग मोदी को फांसीवादी कहते हैं, मोदी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और वो एक दिन के लिए NDTV को ब्लॉक नहीं कर पाया। मतलब उसका इंटेंट दिखा, उसको नोटिस सर्व किया, तभी बवाल होने लगा, फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है। और यहां पर मतलब रिपब्लिक के रिपोर्टरों को भी बिठा के रखा है इन लोगों ने, बंद करके रखा था रिपोर्टिंग जब कर रहे थे तब। उसके बाद अर्णब गोस्वामी के साथ क्या हुआ, 200 FIR लगे हैं उसके ऊपर। उसके बाद आज ही जो है प्रदीप भंडारी एक रिपोर्टर है, तो उनको भी बुलाया गया है, समन आया है उनको भी मुंबई पुलिस की तरफ से। तो आप देखेंगे तो ये लोग लगातार अलग अलग हथकंडे अपना के किसी भी तरह से उन वॉइसेस को साइलेंट करना चाह रहे हैं जो इनके लाइन पे नहीं सोचते हैं। और ये लड़ाई जो है बहुत लंबी है और वामपंथी गैंग जो है इसमें इन्वॉल्व है इस कारण से, क्योंकि ये लोग जो है इस तरह से इनका मकड़जाल जो है फैला हुआ है कि ये एक जगह पे या एक बात पे रुकेंगे नहीं। इनका एक जो है सिस्टम फेल होता है, ये दूसरा जो है तैयार कर लेते हैं, प्लान B से लेके प्लान Z, और उसके बाद फिर प्लान A B B C ऐसे करके सारा इनका चलता है। सब देखते हुए हमें बस यही याद रखना चाहिए कि इस तरह के अटेम्प्ट्स जब होते हैं तो वो हमारी और आपकी फ्री स्पीच पे हमले की तैयारी, ये कोई रिपब्लिक के ऊपर नहीं है, ये तो इंडिविजुअल भी झेल रहा है ना। जब आपका फेसबुक जो है सस्पेंड हो जाता है क्योंकि आपने संस्कृत में कुछ लिखा, आपने गायत्री मंत्र लिखा, आप जय स्वामी अंजनेय लिख रहे हैं, तब जो है आपका ब्लॉक कर दिया जाता है, 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है फेसबुक से। इन सब बातों पे गौर कीजिए और इस पे लिखना और बोलना बहुत ही ज़रूरी है। बोलते लिखते रहने से कोई भी बात चर्चा में आती है, लोग जागरूक होते हैं उसको लेके। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।